हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है, जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक एएमआई से हैं उनको जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वो प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के जो हैं, जो लेक्चर्स हैं, जो एमसीक्यू और टेक्निकल जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी और बेटर कर सकते हैं। आप भले ही किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो है ये आइडिया लगेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखने से थे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो थ्योरी ऑफ मशीन से हो, चाहे वो आपका मशीन डिज़ाइन से हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स से हो, चाहे आपका थर्मल इंजीनियरिंग से हो, या फिर आपका जब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वीडियोज़ मिल जाएंगी और एमसीक्यू टाइप भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक एएमआई कर रहे हैं मैकेनिकल या उसकी अलाइड ब्रांचेस से, तो वो बच्चे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी और बेटर कर सकते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं आपकी मशीन डिज़ाइन में स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, और उसी के साथ एक टर्म आपका नॉर्मलाइजेशन एंड आपका इंटरचेंजेबिलिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो क्या है, कहते किसे हैं, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और आपका इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीन पॉइंट्स को जो है अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जो है समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप आज इस लेक्चर को लेने के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है, और आपका इंटरचेंजेबिलिटी में क्या होता है मशीन डिज़ाइन की बिहाफ पे। ठीक है, मशीन डिज़ाइन के अंदर तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात हम करते हैं आपका स्टैंडर्डाइजेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूँ, आप घर में अगर लकड़ी का कोई काम हो रहा हो, या फिर वेल्डिंग का कोई काम हो रहा हो, या घर में कहीं पर आपको कोई नट बोल्ट जो है वो टूट गया हो, आपको लगाना हो, या आपकी बाइक में या आपकी किसी भी उसमें जो है आपको जो है नट बोल्ट का मैं एग्जांपल है, क्योंकि एक नट बोल्ट का ही डायग्राम जो है आपका सामने है, तो मैं इसी को लेके जो पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप क्या करोगे उस केस में, आप क्या करो सीधा, अगर आपके घर में कोई काम हो रहा है, कील कोई नेल है, ठीक है ना, या कोई वाशर है, या फिर आपको कोई नट बोल्ट चाहिए किसी उसमें लगाने के लिए, तो आप सीधे जो हार्डवेयर की शॉप पे जाओगे और उसको बता दोगे, उसका साइज़ बता दोगे आप कि इस साइज़ का जो है मुझे नट बोल्ट या नेल चाहिए, या आप बता दो कि मुझे इस जगह पे काम मुझे करना है, तो वहाँ के लिए मुझे आप जो है बता दीजिए कि उसमें जो है कितने एमएम की या कितने उसकी जो है कील लगेगी। तो आपको जो है जो हार्डवेयर का जो शॉपमैन होगा आपको जो है वो आपको उसी हिसाब से जो आपको दे देगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो वो आपको नेल या नट बोल्ट या फिर जो कील जिसे हम कहते हैं या वाशर जो है वो आपको जो वो दे रहा है आपसे पूछ करके, तो मतलब उसके पास वो उस स्टैंडर्ड साइज में बने हुए हैं। ठीक है ना, आप जो मांगने गए हो मार्केट में कि मुझे 10 mm का चाहिए, या आपका आधे सूत का चाहिए, 1.5 इंची का चाहिए, तो उस केस में जो है आपको वो मार्केट में हार्डवेयर की शॉप पे आप जाएंगे और वहाँ से उसको ले लेंगे। तो इसका मतलब है कंपनी जो है उस साइज़ के जो है जो नट बोल्ट हैं, वाशर हैं, या फिर नेल्स हैं, वो बना रही है और उसको मास प्रोडक्शन में बना रही है। किसमें? मास प्रोडक्शन में। ठीक है, मास प्रोडक्शन के अंदर जो है उसको कंपनियां बना रही हैं। ठीक है, और जगह जगह फिर उसको सप्लाई किया जा रहा है। और मास प्रोडक्शन में जब कोई चीज़ होती है तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा टॉलरेंस जो है थोड़ा वेरी करता है, उसमें टॉलरेंस वेरी करता है, उसको खास इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। कितना पड़ेगा, जैसे आपका 50 mm का मान लीजिए कोई पीस बनना था, कितना 50 mm का, तो कितना फ़र्क आएगा उसमें, वो 49 पॉइंट आपका 8 होगा, या फिर आपका 50.1 होगा। ठीक है, तो इतना जो है मार्जिन चलता है उसमें मास प्रोडक्शन में। तो थोड़ा बहुत अगर उसमें कहीं पर वेरिएशन आ रहा है उसके डायमेंशन में या उसके वर्क में, जिसका कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपका जो है उसको फिटिंग में लेकर के, तो उस केस में मास प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जो है जो वेरिएशन है
वो आपका चलता है, और रैंडमली उसमें किसी भी पीस को चेक करके देख लिया जाता है। अगर उसमें कोई 0.01 या 0.1 का थोड़ा बहुत अगर मार्जिन उसमें वेरिएशन आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि हम जो है कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका मास प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, और उसको जो है मार्केट में या आपका हमारी डेली लाइफ में उसका जो है यूज़ है, और उस पर अगर थोड़ा बहुत टॉलरेंसेस का फ़र्क आता है उसमें उसके मास प्रोडक्शन में उस पार्ट के कंपोनेंट के उसमें, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको यूज़ करने को लेकर के या उसको फिटिंग को करने को लेकर के, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अभी इसको मैं और डिटेल में जो है आपको आगे और समझाऊंगा। तो मुझे एक मोटा मोटा मैंने सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर एक नट और बोल्ट का जो है मैंने एग्जांपल लिया था, तो उसके थ्रू जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बाकी इसको और डिटेल में आगे हम ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन जो लिया है ये आपका मैंने एक एग्जांपल लिया आपका टायर की प्रोडक्शन को लेकर के, मैंने जो है एक एग्जांपल लिया। अब आप देखेंगे टायर जो है सीएट का टायर है, ठीक है। उसमें उसके रेडियस के हिसाब से जो है अलग अलग उसमें उसके मिलेंगे साइज़ आपको, ठीक है ना। ऐसे आपका ब्रिजस्टोन का आता है, एमआरएफ का आता है, ठीक है ना। अलग अलग कंपनियाँ हैं, जेके टायर भी आता है। तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ अलग अपने स्टैंडर्ड साइज़ उनके मिलेंगे। अगर आप कहीं टायर वाली कंपनी पे जाएं कि किसी टायर की शॉप पे या शोरूम पे जाएंगे, और तो आप उसको अगर बोलेंगे मुझे ये टायर चाहिए, मेरी सेंट्रो जिंक गाड़ी उसका टायर मुझे चाहिए, तो मैं ब्रिजस्टोन का सोच रहा हूँ, तो देखना उसके पास एक लिस्ट होगी, और उस लिस्ट में ना टायर का जो कोड होगा कोई, उसके साथ में उसकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल सारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। उसके प्राइस भी होंगे, जो कंपनी की जो चेक लिस्ट होगी उसमें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनियां जो है मतलब कि स्टैंडर्ड साइज में जो है टायर को जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो जैसे कोई बाइक का टायर है तो उसका मैन्युफैक्चर कर रही है एक स्टैंडर्ड साइज की डायमेंशन लेकर के। ऐसे आपका ब्रिजस्टोन कंपनी होगी, तो और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग व्हीकल के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं टायर्स की, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड उसमें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ब्रिजस्टोन का टायर जो खाली आपका जो है सेंट्रो में लगेगा, नहीं, उसमें आपका दूसरी कंपनीज के जो टायर हैं वो भी जो हैं लग सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज का होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, बस ये इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये एक अदर एग्जांपल था जिसमें कि मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन को समझाने की जो है कोशिश की। टायर का एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है सिंपल सा ये एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की। जब कंपनी की चीज़ को अगर टायर की बात मैं कर रहा हूँ, तो टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो भी मशीन्स हैं जो कि टायर को मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने की यूज़ की जा रही है। अब मैं यहाँ पर टायर की पूरी मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात आपको बताने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोटी मोटी बात है कि जो मशीन है वो स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग पहले से सेट की गई हैं, और वो मशीनें जो हैं उसी स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग जो है टायर को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है। जेके टायर जो भी टायर बना रही हैं, जिस भी का व्हीकल के लिए बना रही हैं, उसके स्टैंडर्ड साइज़ क्या है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, तो उनको लेकर के जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर ब्रिजस्टोन है तो वो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो आपका स्टैंडर्ड साइज़ है टायर्स का डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की गाड़ियों के लिए, तो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो टायर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट टर्म जो मैंने ली आपका इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। अब इसको समझना है आपने, अभी स्टैंडर्डाइजेशन को आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि जो भी कंपनियां या जो भी कंपोनेंट हम मार्केट में मास प्रोडक्शन के उसमें लेने जाते हैं, हम एक साइज बताते हैं और उस साइज पे उसको ले आते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाए कि स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग बनाना, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, ठीक है। और अगर आप उसी चीज़ को किसी भी और कहीं से भी आप लेंगे, तो वो इसी साइज़ की वो चीज़ आपको हर जगह इंडिया में अवेलेबल होगी, और आप उसको इजीली कहीं से भी लेके यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इंटरचेंजेबिलिटी की। इंटरचेंजेबिलिटी के लिए मैंने जो है एक छोटा सा कार का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आप सपोज अपनी कार है या अपनी बाइक है या स्कूटर है, आप जो उसको सर्विस कराने के लिए जब लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात सपोज अगर सर्विस में कोई कमी नहीं है तो वो वैसे ही आपकी गाड़ी के ऑयल फिल्टर सब मोटी मोटी चीज़ें वैसे ही चेंज कर देगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि अगर आपकी गाड़ी का कोई पार्ट ख़राब हो गया, ठीक है ना, सपोज आपकी जो है गाड़ी की जो है मतलब जो लाइट है
वो ख़राब हो गई, या फिर जो है बैटरी के उसमें प्लग में कोई दिक्कत आ गई वो हो गया, या कोई दूसरी चीज़ अगर आपकी होगी, तो उसमें क्या सेंट्रो कार है, आप जो है ऑटोमोबाइल की शॉप पे जाएंगे और उसके बताएंगे सेंट्रो कार है, ये मॉडल है, इसका मुझे ये पार्ट जो मेरा ख़राब हो गया है तो वो मुझे दे दीजिए नया। तो क्या होगा, वो फटाफट निकाल के आपको पार्ट दे देगा और आप जो है मैकेनिक के पास ले जाएंगे, मैकेनिक उसको जो है रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ एक तरह का। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंटरचेंजेबिलिटी। क्या कहलाएगा आपका, इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैकेनिक जो है यहाँ पर गाड़ी में काम कर रहा है, ठीक है ना, और इसने सपोज आपको जो है बोला कि आप जो है आपकी गाड़ी में ये पार्ट ख़राब है, तो आप सीधा क्या कहेंगे, मैकेनिक के पास उस ऑटोमोबाइल की शॉप पे जाएंगे, वहाँ से उस पार्ट को ले आएंगे, मैकेनिक को दे देंगे, मैकेनिक उसको रिप्लेस करके उसको ओके कर देगा। तो रिप्लेसमेंट जो हुआ ये आपका, और ये रिप्लेसमेंट जो ये कहलाएगा आपका इंटरचेंजेबिलिटी। और इसी में आपका स्टैंडर्डाइजेशन भी छुपा हुआ है। भाई जो पार्ट खराब हुआ, जिस गाड़ी के मॉडल नंबर का खराब हुआ, आप सीधा ऑटोमोबाइल शॉप पे गए, आपने उसको गाड़ी का नाम बताया, उसका मॉडल नंबर बता दिया यार गाड़ी, और उस दुकानदार से जो है या उस ऑटोमोबाइल शॉप वाले से आपने वो कंपोनेंट ले लिया, वो पार्ट ले लिया, और वो पार्ट उसी स्टैंडर्ड साइज का होगा जो कि उस गाड़ी में लगेगा, और उसको ला करके जो आपने मैकेनिक से चेंज करा लिया। तो वो जो पार्ट उसी साइज का बना हुआ है जिसको कि आपने रिप्लेस कर लिया, वो पार्ट आपका स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग बना हुआ है, उस गाड़ी के हिसाब से, उस मॉडल के हिसाब से, और मैकेनिक ने उसको जो है रिप्लेस कर दिया, तो वो हो गया आपका इंटरचेंजेबिलिटी। और वो जो पार्ट जो सेम उसी स्टैंडर्ड का बना हुआ है जिसको कि आप शॉप के ऊपर से लेके आए, वो कहलाया आपका स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको समझ में आ गया होगा और इंटरचेंजेबिलिटी भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। ठीक है। अरे बाइक में भी यही, कोई भी पार्ट खराब होता है आप उसको रिप्लेस कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, गाड़ी का मॉडल नंबर बता करके। ठीक है, तो आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरचेंजेबिलिटी दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन भी एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन ही है, क्योंकि लेकिन क्या होता है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है हमारा, वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे होता है, और जो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ये हमारे जितने भी शिप हैं, या हमारे जो सबमरीन्स वगैरह हैं, या फिर आर्मी की जितने भी हमारे सबमरीन शिप्स वगैरह हैं, तो इनकी जो पार्ट्स हैं वो कई बार ऐसा होता है कि उनके स्टैंडर्ड साइज अलग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे सबमरीन हो गया, सबमरीन बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके जो कंपोनेंट पार्ट वगैरह है, तो उसके लिए जो है अलग से जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद अपने यहाँ सेटअप करती हैं, और अपने अलग स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग जो है वो उन पार्ट को जो है मैन्युफैक्चरिंग कर लेती हो। तो उसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका उसमें कोई रोल नहीं होता, ना ही उनको उसको लेकर कोई प्रॉब्लम होती है। वो स्टैंडर्ड जो होते हैं वो जैसे शिपयार्ड हो गया, एयर शिप्स हो गए आपके, या एरोप्लेन्स वगैरह हो गए, तो इनकी स्टैंडर्ड साइज जो है वो अलग होते हैं। वो एज़ पर रिक्वायरमेंट खुद मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और उनको अपने जो भी आपके व्हीकल्स हैं वो अपने व्हीकल्स में उनको यूज़ कर, जैसे आपका शिप्स हो गए, आपके सबमरीन्स हो गई, या आपका एयर टैंक हो गए, या आपका जो है मतलब एयरप्लेन्स वगैरह हो गए, तो कंपनियां खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उन पार्ट्स की, और अपने उसमें जो उनको यूज़ कर लेती हैं। तो वो कहलाता हमारा नॉर्मलाइजेशन। वो आपको इजीली नहीं मिलने वाले मार्केट में। तो वो कंपनियां अपने यहाँ खुद उनको मैन्युफैक्चरिंग करती हैं अपने अकॉर्डिंग, उन स्टैंडर्ड साइज़ खुद उनको अपने यहाँ खुद डिज़ाइन करती हैं उसकी स्टैंडर्ड साइज़ को, और उन स्टैंडर्ड साइज़ को फिर जो वो अपने जो एयर यार्ड हैं, एयर शिप्स हैं, या फिर आपका जो है एरोप्लेन्स वगैरह हैं, ये तो उनमें जो है वो उनको यूज़ कर लेते हैं। तो वो कहलाता है आपका नॉर्मलाइजेशन। क्या कहलाता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना। क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है वो। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ दे के दिखाया हुआ है, सबमरीन का भी लिया है मैंने, शिप्स का भी लिया है, जो हमारे जो एंटी मिसाइल शिप्स होते हैं जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग उनके पार्ट्स कंपोनेंट जो भी होते हैं वो इंडियन आर्मी नेवी जो है अपने इनकी जो है खुद की मैन्युफैक्चरिंग वो होते हैं, और वहाँ पर खुद ही साइज़ ये उसके डेवलप करते हैं, और उन साइज के अकॉर्डिंग फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट्स की। तो वो हमारा कहलाया जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है।
चलिए, तो अब तक जो बात हुई थी वो आपको जो है इंटरचेंजेबिलिटी और आपका स्टैंडर्डाइजेशन और आपको इंटरचेंजेबिलिटी समझाने के लिए क्या किया था। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है स्टैंडर्डाइजेशन का जो है बेनिफिट है इनमें से। जैसे टू, इट हेल्प टू रिड्यूस द इन्वेंट्री टाइम। स्टैंडर्डाइजेशन को यूज़ करने से क्या होता है, जो इन्वेंट्री टाइम वो घट जाता है। इट हेल्प टू रिपेयर द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। इससे क्या है कि मशीन की मेंटेनेंस में भी हेल्प मिलती है। और अगला है, इट फॉर्म द बेस ऑफ फर्दर इन्वेंट्री एनालिसिस। और इसका बेनिफिट ये है कि इससे जो है फर्दर आगे की जो इन्वेंट्रीज की एनालिसिस है उसमें भी जो इसमें हेल्प मिलती है। तो या फिर ये आपका ऑल ऑफ दीज, या ये सभी हैं। तो इसका जो आंसर है, मैं इसमें लिखना भूल गया, ये आपका ए मान लीजिए, ये आपका बी मान लीजिए, ठीक है, ये आपका सी हो गया और ये आपका जो है डी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। जो स्टैंडर्डाइजेशन की हेल्प से जो है हमारा इन्वेंट्री टाइम भी घट जाता है, मशीन की मेंटेनेंस और रिपेयर में भी हेल्प मिलती है, और आगे की फर्दर जो इन्वेंट्री एनालिसिस हैं उनको भी एक बेस हमको मिल जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के सभी बेनिफिट्स हैं, तो इसका आंसर जो आएगा डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है कि इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी दैट एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्ट विदाउट अफेक्टिंग स्टैंडर्ड साइज एंड कोड ऑफ द पार्ट और कंपोनेंट इज नोन एज। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका भाई डिफाइन बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्ट है, कोई कंपोनेंट है, उसको ईजिली जो है रिप्लेस किया जा सकता है अनदर पार्ट के साथ में बिना किसी पर अफेक्ट के, बिना किसी असर के, उसके स्टैंडर्ड साइज से या उसके साइज या कोड में कोई फ़र्क हो कंपोनेंट के, बिना इन सब चीज़ों के प्रभावित हुए बिना जो है इजीली जो है पार्ट को अगर रिप्लेस कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें जो है उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है, उसे इंटरचेंजेबिलिटी कहा जाता है, उसे लिमिट कहा जाता है, फिट कहा जाता है। तो आप इसको ए मान लीजिए, इंटरचेंजेबिलिटी आपका बी मान लीजिए, लिमिट आप सी मान लीजिए और फिट्स को आप डी मान लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहलाएगा आपका इंटरचेंजेबिलिटी। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो इंटरचेंजेबिलिटी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि जो पार्ट है आपका जो है आपका, जैसे मैंने कार में मैकेनिक का एग्जांपल दिया था कि उसने बोला कि आपका ये पार्ट ख़राब है, आप जो ऑटोमोबाइल की शॉप पे गए, आपने गाड़ी मॉडल नंबर बताया, गाड़ी का नंबर बता दिया कि मेरी गाड़ी सेंट्रो है, जिंक है, सेंट्रो जिंक है, या फिर मेरी जो है वैगनार है, जो भी है आप बताएंगे उसका ये पार्ट जो ख़राब है, तो फटाफट जो है शॉपकीपर जो आपको वो पार्ट दे देगा और वो पार्ट आप जाके मैकेनिक से उसको रिप्लेस करा लेंगे। तो वही बात यहाँ पर आ गई, तो ये आपका इंटरचेंजेबिलिटी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंटरचेंजेबिलिटी। तो ये कह रहा है कि इसमें जो है आपका कौन सा ऐसा जो कि इंटरचेंजेबिलिटी का पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है, नोट है, ठीक है, पार्ट नहीं है। तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इंक्रीज द आउटपुट, यूजफुल इन मास प्रोडक्शन, इंक्रीज द असेंबली टाइम। तो सिंपल सी बात, जब इंटरचेंजेबिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगा, आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, आपका मास प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, असेंबली टाइम तो आपका घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो इसका जो इसका पार्ट नहीं है वो आपका डी है, जबकि डिक्रीज होगा असेंबली टाइम, आपका रिड्यूस होगा। अगर आप इंटरचेंजेबिलिटी का यूज़ करेंगे तो उससे आपका असेंबली टाइम घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो इसका जो जो इंटरचेंजेबिलिटी का पार्ट नहीं है वो आपका डी है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी नॉर्मली अप्लाइड फॉर दी। जो इंटरचेंजेबिलिटी है नॉर्मली जो है ये किस पर अप्लाई होती है, रिपेयरिंग ऑफ पार्ट्स पे अप्लाई होती है, मास प्रोडक्शन पे, सिंगल पीस प्रोडक्शन पे, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। तो जो इंटरचेंजेबिलिटी है नॉर्मली अप्लाई होती है आपका मास प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी के लिए क्या है, जो भी कंपोजिशन नट बोल्ट हो गए इसका मास में बल्क में प्रोडक्शन होगा इसका, और जिसमें कि हल्का फुल्का अगर कोई वेरिएशन रहता है टॉलरेंस में तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। द इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय।
इंटरचेंजेबिलिटी को कैसे अचीव, किसके द्वारा अचीव किया जा सकता है? तो इसमें देखें स्टैंडर्डाइजेशन, आपका बेटर प्रोसेस प्लान, बोनस प्लान या आपकी बेटर प्रोडक्ट प्लानिंग के थ्रू। तो इंटरचेंजेबिलिटी को जो है स्टैंडर्डाइजेशन के बिहाफ पे जो उसको अचीव किया जा सकता है। तो द इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। डैश हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है हेल्प करता है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने में? स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिवर्सिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका ए, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा इसका? ए आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, के बिहाफ पे जो है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है द फॉलोइंग ए एसेस द प्रोसेस ऑफ स्टॉक कंट्रोल। तो मकसद हम इसमें से कौन से उसको यूज़ करके जो स्टॉक कंट्रोल का जो प्रोसेस उसको हम एसेस कर सकते हैं? तो उसमें दिया इसने स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, आपका बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रोसेस ऑफ स्टॉक कंट्रोल का जो एसेस है उसको अगर हम करना चाहते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के बिहाफ पे जो है हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। ये दोनों ही इसमें आ गया, बोथ ए एंड बी। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन गिवन स्टेटमेंट अबाउट द इंटरचेंजेबिलिटी। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द इंटरचेंजेबिलिटी को लेकर के। तो पहली स्टेटमेंट ये है स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर इंटरचेंजेबिलिटी। कह रहे हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपका इंटरचेंजेबिलिटी के लिए। तो ये बात तो जो है गलत हो गई है, ये तो फॉल्स कह रहा है ये। ठीक है ना, और इंटरचेंजेबिलिटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो और नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगी और इंटरचेंजेबिलिटी फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, हाँ नहीं, जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल फॉलो करती है, क्योंकि उसमें हम जो भी प्रोडक्शन करते हो हम मास प्रोडक्शन करते हैं और बल्क में प्रोडक्शन वो होता है हमारा बल्क। ठीक है ना, और उसमें अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन रह जाता है तो ना के बराबर वेरिएशन या टॉलरेंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो इसलिए जो इंटरचेंजेबिलिटी है उसको जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो किया जाता है तो ये हमारा जो होगा ये कहलाएगा हमारा ट्रू। ठीक है ना, ये कहलाएगा हमारा ट्रू कहलाएगा। तो इसके बिहाफ पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही बैठती है? इस हिसाब से हमारी ए, पहली वाली। तो इसका राइट आंसर जो आपका ए आएगा। ठीक है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ईजी फॉलो की जाती है और इसी में जो उसका मास प्रोडक्शन बल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है मैंने आपके सामने जो है स्टैंडर्डाइजेशन रखा और मैंने उसका आपका नॉर्मलाइजेशन भी रखा और आपका जो है इसी में जो आपका इंटरचेंजेबिलिटी को जो है मैंने आपके सामने रखा। तो आई होप सो आज के इस वीडियो लेक्चर से जो है आपको स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे समझ में आ गया होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो भी समझ में आया होगा और इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और उसके बिहाफ पे जो आपको मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपको कराए, ये एमसीक्यूज़ भी आपको जो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।